हेलो एवरीवन, मैं सोनू चौधरी, साइंस एजुकेटर। बच्चों, आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में। साइंस क्या होती है, हमें साइंस क्यों पढ़नी चाहिए, साइंस में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, साइंस के कितने पार्ट होते हैं। तो बेसिकली साइंस के 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी यानी कि बायो। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं बच्चों जीव विज्ञान। तो जो बायोलॉजी है वो हम क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी होती क्या, व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी है क्या। तो इससे पहले हमें जानना है साइंस, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या, तो हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी होती है सब पार्ट ऑफ साइंस है। साइंस के बिना कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो देखो, साइंस जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ इस रूम के अंदर, तो इस इन्वायरमेंट के अंदर ये इन्वायरमेंट 2 फैक्टर से मिलकर बना होता है। 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट एंड फॉर होता है हमारा लिविंग। लिविंग को हम हिंदी में कहते हैं सजीव। दूसरा, इस इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी एयर है उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग, निर्जीव, नॉन लिविंग। इसको हिंदी में कहते हैं निर्जीव। अब देखो, जो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग है इन दोनों से मिलकर हमारा बनता है साइंस। तो हम एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग साइंस। जो साइंस की स्टडी होती है उसके अंदर हम लिविंग और नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं। तो अब देखो, लिविंग किससे मिलकर बनी होती है, तो लिविंग के अंदर आते हैं सेल, कोशिका, और जो हमारा नॉन लिविंग है वो होती है हमारे एटम, परमाणु। ठीक है, जो सेल होती है हमारी, कोशिका होती है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, बायोलॉजी के अंदर, बायो के अंदर। लेकिन जो हमारे एटम होते हैं इनकी स्टडी हम किस में करते हैं, तो वो हमारी होती है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, स्टडी किस में होती है, बायोलॉजी में। और जो एटम्स की स्टडी होती है, जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं जितनी भी, या जितने भी मतलब जो भी चीजें बनती हैं अर्थ के ऊपर या बनाई जाती हैं, केमिकल रिएक्शन हो गई या फिर फिजिक्स से रिलेटेड जैसे फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब एटम्स के द्वारा बनते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। जो हमारा बायोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा होता है बायो, दूसरा हमारा होता है लॉजी। तो जो बायो है इसका मतलब क्या होता है, लाइफ, और जो लॉजी इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। तो हम एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर इसे बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाता है, बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाता है, हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो हमारी बायो की डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। अब देखो, जो बायोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले कब दिया गया था और किसने दिया था, तो इसे हम जानते हैं। जो जीव विज्ञान शब्द है वो सबसे पहले लैमार्क, जो ट्रिवियंस है, इन्होंने दिया था, और वो दिया था सन 1801 में। सबसे पहले लैमार्क और ट्रिवियंस ने 1801 के अंदर बताया था कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से, तो हम इसको देखते हैं कि जो हमारा बायोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा का या ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड या शब्द है। इसके बाद में हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, तो वो आते हैं हमारे अरिस्टोटल। जो अरस्तु है, हिंदी में इन्हें कहते हैं अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, जीव विज्ञान के जनक या पिता अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें बायोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं, तो देखो,
बायोलॉजी के 3 पार्ट होते हैं, जैसे साइंस के 3 होते हैं वैसे ही आपकी बायो के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट एंड फॉल होता है हमारा जूलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान। सेकंड हमारा होता है बॉटनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तीसरा होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। तो जो जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी है, ये तीनों बायो के एक पार्ट है। सबसे पहले जूलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, जीव जंतुओं का जो अध्ययन होता है वो हम करते हैं जूलॉजी के अंदर। इसके बाद आता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का अध्ययन, वो करते हैं हम बॉटनी के अंदर, या बॉटनी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसके अंदर पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो हमारी होती है बॉटनी। एंड थर्ड होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम जीवाणु और बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो, जैसे जूलॉजी के पिता थे वैसे ही बॉटनी, जैसे बायोलॉजी के पिता थे वैसे ही जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। वो कौन कौन है वो देखो। सबसे पहले आते हैं हमारे अरिस्टोटल, अरस्तु। कौन? अरिस्टोटल, अरस्तु। तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वो कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जीव या प्राणी विज्ञान के भी जनक कौन है? तो वो भी है अरस्तु। इसके बाद एक और आता है, वो होती है हमारी फादर ऑफ एम्ब्रियो बायोलॉजी, जो हमारी भ्रूण विज्ञान होती है, उसके फादर कौन है, उसके पिता या जनक कौन है? तो हम क्या करके आते हैं? अरिस्टोटल। उसके फादर भी कौन है? अरस्तु। अब देखो, हमने ये तो पता किया कि हम जो जूलॉजी होती है उसके अंदर हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस है यानी कि ह्यूमन है, उनकी स्टडी फिर किस में की जाएगी? क्योंकि जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की करते हैं, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह या जीवाणु वगैरह की स्टडी करते हैं, लेकिन ह्यूमंस की स्टडी फिर हम किस में करेंगे? बॉटनी में या जूलॉजी में? ये क्वेश्चन आता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो भी एक सोशल एनिमल होते हैं, इसलिए हम इनकी स्टडी भी जूलॉजी में करते हैं। तो जो ह्यूमंस की स्टडी होगी वो भी जूलॉजी के अंदर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बॉटनी की। तो जो फादर ऑफ बॉटनी है, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन थे? थियोफ्रेस्टस। यानी कि सबसे पहले बॉटनी के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में जिन्होंने स्टडी की थी वो थे हमारे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने ही सबसे पहले पेड़ पौधों के ऊपर स्टडी करके हमें यह बताया था कि ऑक्सीजन कैसे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। अब क्वेश्चन आता है कि थियोफ्रेस्टस कौन थे? तो जो अरस्तु थे जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी एंड एम्ब्रियो बायोलॉजी के बारे में स्टडी की थी, उन्हीं के स्टूडेंट थे या उन्हीं के शिष्य थे, वो थे थियोफ्रेस्टस। इसके बाद आता है क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी स्टडी सबसे पहले, जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके फादर या उसके जनक किसे कहा जाता है? तो वो थे हमारे लुई पाश्चर। जो लुई पाश्चर थे, इन्होंने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया और जीवाणु के ऊपर स्टडी की थी, इसलिए इन्हें माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहा जाता है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों, देखो आज हम बात करेंगे किसकी? सेल की। अब हमारा टॉपिक होता है स्टार्ट। हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, साइंस के बारे में जाना, बायोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं हमने ये जाना। बायोलॉजी के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, बॉटनी के फादर किसे कहा जाता है, एंड माइक्रोबायोलॉजी के किसे कहा जाता है, ये चीजें हमने जाने। जूलॉजी के हो गए हमारे अरिस्टोटल, और बायोलॉजी के भी अरिस्टोटल, एम्ब्रियो बायोलॉजी के भी अरिस्टोटल। इसके बाद हम आती है बॉटनी, बॉटनी के हमारे थे थियोफ्रेस्टस। इसके बाद आती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी, उनके फादर कौन थे? लुई पाश्चर। इसके बाद हम हमारा टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो आ जाओ। देखो, सेल बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। कोशिका, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, और बायोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान। देखो,
कोशिका विज्ञान किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है या सेल बायोलॉजी होती क्या है। तो देखो जो हमारा कोशिका स्टडी ऑफ सेल जिसके अंदर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं वो हमारी क्या होती है, साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी कैसे बना, तो साइटोलॉजी भी दो वर्ड साइटो प्लस लॉजी, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होती है हमारी साइटो और दूसरी होती है हमारी लॉजी। साइटो का मतलब होता है बच्चों सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन ही क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। इसके बाद देखो जो कोशिका विज्ञान है, सेल है, वो होती क्या है। तो देखो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी लाइफ है उसकी, जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई होती है वो एक ही होती है और वो होती है हमारी सेल, कोशिका। अब देखो ये इसको जो सेल है इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, किसी और चीज को क्यों नहीं कहा गया। तो ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होता है क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उससे हमारे बॉडी के सारे पार्ट बनते हैं और वो वर्क कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि सेल से ही हमारे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो एक ह्यूमन या मानव या एनिमल किसी भी का वो जीवन स्टार्ट होता है एक सेल के कारण, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसके बाद देखो इसके बाद आता है हमारा सेल बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो आता है ट्रम ऑफ सेल। कोशिका के बारे में सबसे पहले या ये वर्ड किसने दिया या एक सबसे पहले किसने बताया, तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। ये कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया, सेल बायोलॉजी के बारे में बताया। कब बताया था, तो 1665 में फर्स्ट टाइम इन्होंने सेल के बारे में खोज की थी। लेकिन जो इन्होंने सेल खोजी थी वो एक डेड सेल थी। तो एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहला आता है डेड सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, दूसरा क्वेश्चन आता है जो हमारी लिविंग सेल है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेल है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो इन्होंने सेल खोजी थी वो बच्चों थी एक डेड सेल। कब खोजी थी, 1665 में। इसके बाद देखो जो इन्होंने जो सेल खोजी थी वो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर खोजी थी। जो कॉर्क होते हैं इनके छत्ते के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल्स को देखा था और वो किससे देखा था, माइक्रोस्कोप से देखा था कि जो छोटे उनके छत्ते के अंदर जो बने हुए हैं वो एक छोटे छोटे, जैसे देखो ये बने हुए ये सेल्स हैं, ये सेल से एक छोटी छोटी सेल से मिलकर के क्या बना होता है, एक मधुमक्खी का छत्ता बना होता है। या जो मधुमक्खी के अंदर सेल पाए जाते हैं वो छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स होते हैं जिनसे एक मधुमक्खी बनी होती है। तो इन्होंने जो देखा था वो मधुमक्खी के छत्ते में, लेकिन वो क्या थी, वो डेड सेल थी सारी, उनमें लिविंग सेल नहीं थी। तो जो डेड सेल के बारे में सबसे पहले बताया वो थे हमारे रॉबर्ट हुक 1665। इसके बाद आते हैं ये देखो लिविंग सेल। लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो थे हमारे लीवेनहॉक। यानी लीवेनहॉक ने सबसे पहले, लीवेनहुक ने सबसे पहले 1663 के अंदर लिविंग सेल के बारे में पता लगाया था। तो जो लिविंग सेल होती है इसके लिए क्वेश्चन आता था, हम करके आते हैं। लीवेनहुक 1673 में और 1665 में बताया था रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद क्वेश्चन आता है सेल में जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत जो था, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो देखो जो हमारे मेथियस और जैक स्लेंडेन व थियोडोर स्रान जो थे, यानी जो स्लेंडेन और जो स्रान जो थे, इन्होंने 1838 के अंदर सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत
दिया था। कोशिका सिद्धांत के अंदर भी हम कोशिका सिद्धांत के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि क्यों जरूरी हुआ था, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी क्यों दी गई थी, तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले देखो ये देखो, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, लेकिन ये ह्यूमंस में नहीं है, यह एनिमल्स वगैरह के अंदर, या मतलब ओवरऑल सबसे बड़ी जो हमारी लार्जेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी सेल होती है, वो स्टिक एग होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होती है जो सबसे लंबी होती है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है जो कि उसका अंडा होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो सबसे बड़ी सेल होती है। तो जो लार्जेस्ट सेल होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। स्मॉलेस्ट सेल जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है हमारी माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सबसे छोटी सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमंस की। देखो ह्यूमंस के अंदर, मानव कोशिका के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो ओक्यूम सेल, अंडाणु कोशिका होती है, जो कि फीमेल्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फीमेल में। और जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो स्पर्म सेल होती है, शुक्राणु कोशिका होती है, जो कि मेल में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है। इसके बाद आता है लॉन्गेस्ट सेल। मानव के अंदर या ह्यूमन के अंदर सबसे लंबी कोशिका तो वो होती है हमारी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल, जो सबसे लंबी होती है। तो जो हमारी लार्जेस्ट होगी वो होगी ओक्यूम सेल, अंडाणु कोशिका। इसके बाद आती है हमारी स्मॉलेस्ट सेल, वो होगी स्पर्म, शुक्राणु कोशिका। इसके बाद आती है हमारी लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कोशिका जो होती है ह्यूमंस के अंदर, वो होगी न्यूक्रोन सेल या तंत्रिका कोशिका। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करेंगे सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये सेल के स्ट्रक्चर, ये क्या है? सेल की स्ट्रक्चर। सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियन होता है नहीं होता, न्यूक्लियोलिज्म होता है, साइड इसमें वो कोशिका सेल के अंदर राइबोसोम, सारी चीजें, कोशिका झिल्ली, सारी चीजें किस किस से मिलकर बनी होती हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कोशिका उसके टाइप कितने होते हैं। तो इसको दो टाइपों में डिवाइड किया गया है। दो, पहला बेस कौन सा है? तो वो है हमारा ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर या इसकी संरचनात्मक आधार पे या इसकी स्ट्रक्चर के आधार पे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो हमारी है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। इसके बाद आता है नंबर्स के आधार पर, बेस ऑन नंबर, ऑन द बेस ऑफ नंबर। नंबर के आधार पर सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो है हमारे टू टाइप। पहला होता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, और दूसरा होता है हमारा मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं इसके अंदर हमारा आता है अमीबा एवं पैरामीशियम। जो अमीबा होता है और जो पैरामीशियम होता है उनमें एक ही सेल पाई जाती है, इसलिए वो होते हैं यूनिसेलुलर। लेकिन जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। इनमें एक से ज्यादा सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कोई भी प्लांट है वो एक सेल से मिलकर नहीं बना होता, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीट होता है। एनिमल्स, जीव जंतु हो गए, उनके अंदर भी छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनकी वजह से वो मिलके बने होते हैं। हम ह्यूमंस हो गए, हमारे अंदर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि छोटी छोटी सेल्स से हमारे टिश्यू वगैरह बनते हैं, इनसे आगे की प्रोसेस होती है। तो जो सेल्स हैं ये बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए हम भी क्या है? मल्टी सेलुलर। लेकिन जो अमीबा और पैरामीशियम है ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक ही सेल पाई जाती है। तो ये अपनी बॉडी को किसी भी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सीधे, लंबे, चौड़े, पतले कुछ भी हो सकते हैं, ये कैसी भी शेप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये होते हैं यूनिसेलुलर। हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। हमारी बॉडी की जो शेप है, या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनकी शेप चेंज नहीं होती है क्योंकि ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो इन्हें आकृति या आकार दिया जाता है ये वही रहता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सेल्स के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें जानी, सेल्स के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें जानी। तो देखो
थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।